आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के इकोनॉमिक्स को। और इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले या फिर इकोनॉमिक्स को शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि क्लास 9th में हमारा जो ये इकोनॉमिक्स है वो शुरुआत होता है, यानी कि क्लास 8 तक आप इकोनॉमिक्स का नाम भी नहीं सुने होंगे, है ना। चलिए मान लीजिए कि आप नाम भी सुने होंगे तो इकोनॉमिक्स का आपने बुक नहीं पढ़ा होगा क्लास 8 तक। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है ना क्लास 9 से ही शुरू होता है। क्लास 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन जो भी आप आगे पढ़ेंगे आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, यानी कि क्लास 9th से ही हमारा इकोनॉमिक्स शुरू होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए ये एक नया चैप्टर होने वाला है और नया चैप्टर के साथ साथ और ये एक नया बुक भी होने वाला है आपके लिए। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, सिविक्स भी आपने पढ़ा है, लेकिन इकोनॉमिक्स आपके लिए बिल्कुल एक नया बुक है। और यहाँ पे हम लोग आज उसी नए बुक का सबसे पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से ना छोटी सी जानकारी हम और देना चाहते हैं कि आप इस पूरे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे बताते हैं। पूरे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में बेसिकली 4 चैप्टर दिए हुए हैं। इन चारों चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे ना, जब हम आपको जब पढ़ाएंगे तो आप गौर करेंगे कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली उन चीज़ों के बारे में बात किया गया है जो कि हमारे सोसाइटी में डेली होता है। जैसे आपको मालूम है हमारे सोसाइटी में डेली खेती भी होता है ना। हमारे सोसाइटी में आदमी गोलगप्पा लगाकर गोलगप्पा भी बेचता है, दुकान भी चलाता है ना। यानी कि बेसिकली इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में बात करता है? इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारे इकोनॉमी के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, बेसिकली इकोनॉमिक्स हमारे एवरीडे लाइफ के बारे में बात करता है। और एवरीडे लाइफ में बेसिकली ये छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बात करेगा, जैसे खेती के बारे में, दुकानदारी के बारे में, है ना, मार्केट के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के ऊपर ये बात करता है। तो पूरे के पूरे क्लास 9th में हम लोगों को जो इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर हमको इकोनॉमिक्स जैसा सिविक्स जैसा कुछ मिलेगा, ज्योग्राफी जैसा कुछ मिलेगा, हिस्ट्री जैसा कुछ मिलेगा, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इन तीनों से सबसे आसान जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे आसान हमारा इकोनॉमिक्स होता है। ये आपको तब रियलाइज़ हो पाएगा जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, या फिर जब बहुत हद तक आगे बढ़ जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि इसमें तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है जो कि एक गांव के स्तर पर या फिर एक छोटे से स्तर पे शहर में होता है ना। वही चीज़ आपको इसमें बेसिकली मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो चैप्टर है उसमें एक विलेज का कहानी लिया गया है और उस विलेज का नाम है पालमपुर। ठीक है, अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम विलेज जो है हमारा पालमपुर, यानी कि पालमपुर एक गांव है, तो क्या उसके बारे में पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि ये जो एक गांव है वो एक इमेजिनरी गांव है। ऐसा नहीं समझना है कि ये पालमपुर एक्चुअली में कहीं पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हालांकि यदि देखा जाए तो आपके बुक में बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया है ये पालमपुर ना उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता है ना। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बुलंदशहर, वहाँ पे ही हमारा ये विलेज जो है पालमपुर पड़ता है। लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि विलेज जो है हमारा ये पालमपुर वो बिल्कुल एक इमेजिनरी विलेज है। बस आपको करना क्या है, ये दिमाग में पूरी तरीके से फिट कर लेना है कि हाँ एक गाँव है पालमपुर और उसी के बारे में सारा बात हो रहा है। ठीक है, क्या पालमपुर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। आपको मान के चलना है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पालमपुर के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इस गांव के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इस गांव के बारे में पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को ये मालूम चल जाएगा कि आखिर खेती होता कैसे है, उनमें किस किस प्रकार के समस्याएं आते हैं, गाँव का जीवन किस प्रकार का होता है ना, उसमें नफ़ा नुकसान किस प्रकार से होता है, सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पालमपुर बेसिकली क्या समझना है आपको, एक इमेजिनरी विलेज है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट कहीं पे नहीं करता है। बेसिकली आपको समझ लेना है कि हाँ एक गांव है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ही गांव, आप ही का गांव, उसी को आप नाम रख दीजिए पालमपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम आपको यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। ठीक है, जरा देखिए इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यदि आप इंट्रोडक्शन समझ जाएंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर गाँव है कैसा, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है ना, ये सब आपको मालूम चल जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द विलेज पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। यानी कि पालमपुर क्या एक बेसिकली एक इमेजिनरी विलेज है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बस आपको मान लेना है कि हाँ एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर। आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर,
वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। यानी कि ये जो गांव हमारा है पालमपुर, वहाँ पे सबसे मेन काम क्या है? मेन काम वहाँ पे खेती, फार्मिंग, ठीक है। लेकिन फार्मिंग के अलावा भी लोग अलग अलग प्रकार के कामों को करते हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे घर में अगरबत्ती बना देना, है ना, मोमबत्ती बना देना, उसी प्रकार से घर में कपड़ा बुन के, हाँ क्या, हाँ मटका बना देना, गुल्लक बना देना, दिया बना देना, जो कि हम लोग दिवाली में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर डेयरी। डेयरी का मतलब क्या? आदमी अपने गाय का दूध निकाल के डेयरी में बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट, भाई अपने सामानों को बाजार लेके जाना, बेचना, ये सब भी हमारा उसमें चलता रहता है, ठीक है। यानी कि पालमपुर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमको ये मालूम चल गया कि पालमपुर का जो मेन काम है, जो मेन एक्टिविटी है, यानी कि वहाँ के अधिकतर लोग यदि किसी काम में इंगेज हैं तो वो है हमारा फार्मिंग, पहला फार्मिंग। इसके अलावा भी लोग काम करते हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमने आपको बताया, जैसे अगरबत्ती बना देना, मोमबत्ती बना देना, मटका, गुल्लक, दिया, इन सब चीज़ों को बना देना। उसके बाद डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन लिमिटेड स्केल है, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे कौन काम होता है? एग्रीकल्चर, यानी कि फार्मिंग होता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर बड़ा आसान है, इसमें घबराना नहीं है आपको, बहुत आसान है। आगे, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर के बगल में, चूँकि पालमपुर एक क्या गाँव है, तो पालमपुर के बगल में भी गांव होगा, आगे पीछे भी गांव होगा। तो पालमपुर जो है ना, बहुत ही अच्छे सड़कों से जुड़ा हुआ है अपने पड़ोसी वाले गाँव से। यानी कि पालमपुर के बगल में जितने भी गाँव हैं, उन सभी के गाँवों तक सड़क जाता है, और वो सब गांव जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और पालमपुर शहर से भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि शहर से लेकर पालमपुर के बीच में एक बहुत अच्छा रोड का कनेक्टिविटी है, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, हाँ, रायगंज इज अ बिग विलेज विच इज अबाउट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा गांव पड़ता है जिसका नाम है रायगंज, ठीक है। देखो यहाँ पे ना बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है मालूम है? यहाँ पे आपको सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है आपके माइंड में, कि आप सोच सको कि पालमपुर गांव कैसा है, उसके आसपास गांव कैसे हैं, वहाँ पे सड़क कैसे हैं, शहर कैसे हैं, इस प्रकार की चीज़ों को, तभी आप आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। इस चैप्टर में जो भी आगे आएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो रायगंज क्या है? एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद शाहपुर इज अ स्मॉल टाउन नियर द विलेज पालमपुर। और पालमपुर विलेज के बगल में ही एक टाउन पड़ता है, एक शहर जैसा जगह पड़ता है जिसका नाम है शाहपुर, ठीक है, ये शहर है। आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर लाइक बुलक कार्ट्स, टोंगाज, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। यानी कि अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आपको पालमपुर के सड़कों पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी दिख जाएंगे आपको, टोंगा जिसमें कि टमटम आपको दिख जाएंगे जिसमें कि घोड़े लगे हुए होते हैं। उसके बाद फिर आपको मोटरसाइकिल दिख जाएंगे, जीप्स दिख जाएंगे, ट्रैक्टर दिख जाएंगे और ट्रक भी दिख जाएंगे। इसका मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का पालमपुर का रोड का कनेक्टिविटी कितना अच्छा है। हर एक प्रकार के गाड़ी आपको वहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। पालमपुर हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। पूरे के पूरे पालमपुर गांव में ना लगभग 450 फैमिली हैं, इसका मतलब 450 घर होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और उस गांव में यानी कि 450 फैमिली में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। आप खुद भी अपने गांव में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, यानी कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर है, कोई मिडिल वाले भी हैं, तो अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पे पालमपुर में रह रहे हैं। उसके बाद द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और इस गांव में अच्छा टोटल फैमिली कितने हैं? 450 में 80 ऐसे फैमिली हैं जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं लोगों के पास गांव का सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सबसे ज़्यादा ज़मीन इन्हीं के पास है। आगे, देयर हाउसेस आर क्वाइट लार्ज एंड आर मेड अप ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। और ये जो 80 अपर कास्ट के लोग हैं, सबसे पहला तो पालमपुर का अधिकतर ज़मीन इनके पास है। दूसरा बात, इनके पास जो घर है वो भी बहुत बड़ा बड़ा घर है, प्लस इतना बड़ा है मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं ये रईस है, ये लोग पालमपुर का ये लोग
रईस हैं। और दूसरा घर, इनका जो घर है बेसिकली वो सीमेंट से प्लास्टरिंग किया हुआ है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मकान का घर इनका यहाँ पे है, ठीक है। और गांव में मकान का घर होना बहुत बड़ी बात होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यदि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं चूँकि, तो हम लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और आपको मालूम है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली वही चीज़ बताया जाएगा जो कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं डेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे गाँव में एक मुखिया जी हैं, है ना। तो उनका तीन चार तल्ला मकान है। तो सब आदमी उसको बहुत ज़मींदार आदमी समझते हैं, उनका बहुत रेस्पेक्ट। हाँ, ज़मीन, वो एक्चुअली में उनके पास ज़मीन भी है। तो मतलब कि गांव में मकान होना, अपना पक्का घर होना, अपने आप में एक दर्शाता है कि हाँ, ये आदमी दबदबा वाला आदमी है, मतलब कि ये आदमी बहुत ही पहुँच वाला आदमी है। तो वही बात यहाँ पे तो था। तो जो 80 अपर कास्ट के लोग थे उनके पास पालमपुर का अधिकतर ज़मीन था। और दूसरा बात, इनका जो घर था वो बड़ा था, प्लस मकान का घर था इनका, ईटा पत्थर का घर था इनका। ईटा पत्थर का मतलब क्या, मकान वाला, मतलब अच्छा सा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दी एससीज का मतलब यहाँ पे दलित के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एससीज कॉम्प्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। और इस पूरे गांव में जो दलित लोग थे वो 1/3 थे। इसका मतलब कि मान लीजिए यदि 75%, मान लीजिए यदि पूरा पॉपुलेशन है तो 75% में से 25% कौन लोग थे, दलित लोग थे। मतलब कि आप, हाँ, लगभग 150 फैमिली, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि 450 फैमिली है, तो 450 में 150 कौन थे, दलित लोग थे। और 80 लोग कौन थे, अपर कास्ट के लोग थे। हाँ, बस आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप 1/3 समझ में नहीं आया ना, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 कोना में 1 कोना दलित थे, ठीक है। बस ऐसे समझ लीजिए आप। आगे बढ़िए। दे लिव इन 1 कॉर्नर ऑफ द विलेज। और जो दलित लोग थे ये गांव के एक कोने में रहते थे। कोने का मतलब एक साकड़ा सा कोना नहीं, मतलब कि गांव के एक अलग हिस्से में ये लोग रहा करते थे। हाँ, इन लोगों का एरिया ही अलग था। क्यों? क्योंकि ये लोग दलित थे, है ना। और आपको मालूम है, चूंकि इंडिया में पहले क्या था, कास्ट सिस्टम था। तो जो लोअर कास्ट के लोग रहते थे उनको थोड़ा सा अलग ही लोग रखना पसंद करते थे। हाँ, आज, लेकिन आज ये चीज़ नहीं है। आज सब लगभग मिलजुल कर रहते हैं। तो जो दलित लोग थे वो बेसिकली विलेज के एक हिस्से में रहते थे, लेकिन अलग रहते थे वो लोग। आगे, दे हैव स्मॉल हाउसेस विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। और चूंकि भाई ये लोग दलित लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है गरीब थे। दूसरी बात, इनके पास जो घर था वो बहुत ही छोटा छोटा घर था। और इनका घर बेसिकली, इनका घर जो है ना, मिट्टी और कसाल हम लोग अपने भाषा में इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको आप उसको फूस का भी घर कह सकते हैं, है ना। हाँ, भूसा टाइप का। हाँ, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई फूस भी कहता है, कोई भूसा भी कहता है, कोई कसाल भी कहता है ना। तो उन सब चीज़ों से इनका घर बना हुआ था। बेसिकली इनका जो घर था वो कच्चा हाउस था। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। तो जो अपर कास्ट के लोग थे उनका पक्का हाउस था, और इन लोगों का कच्चा हाउस था, मिट्टी ये सबका बना हुआ था। आगे, मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। लेकिन एक अच्छा बात यहाँ पे ये था कि पालमपुर में पूरा का पूरा बिजली था, ठीक है। पालमपुर में बिजली वाला कनेक्शन लगभग हर एक घर में था। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड। और खेतों में जितने भी ट्यूबवेल थे, यानी कि जो खेतों में पटवन किया जाता है मशीन से, वहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पहुँच था। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से ही जनरेटर चलाया जाता था, और जनरेटर से खेतों में सिंचाई किया जाता था, पानी दिया जाता था बेसिकली। आगे, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। और चूँकि भाई पालमपुर में पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, तो पालमपुर में बिजली का इस्तेमाल और भी अलग अलग कामों के लिए लोग करते थे, ठीक है। आगे, पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, यानी कि जूनियर बच्चों के लिए, बेसिकली जूनियर बच्चों के लिए 2 स्कूल हैं, और एक स्कूल है जो कि हाई स्कूल है, यानी कि जहाँ पे आप 10 से 12 तक की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद, देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक इज ट्रीटेड। और इस पालमपुर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मतलब कि एक छोटा सा हॉस्पिटल है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल मत समझिए। इसका मतलब समझिए कि एक छोटा सा हॉस्पिटल है जिसमें कि छोटा मोटा इलाज का, बीमारी का इलाज हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे का जन्म होना, वहाँ पे होना, बुखार ठीक हो जाना, सर्दी खांसी जुकाम, इन छोटे मोटे चीज़ों का बीमारी वहाँ पे ठीक हो जाता है। तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर किसके द्वारा चलाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और वहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। डिस्पेंसरी का मतलब क्या होता है मालूम है? डिस्पेंसरी का मतलब होता है छोटा सा क्लिनिक जहाँ पे कि मुश्किल से 1-2 डॉक्टर रहते हैं, और यदि आपको कोई प्रकार का बीमारी है तो वही चेक करके वही दवाई दे देते हैं।
ऐसा गांव में आपने देखा होगा कि एक आदमी, जैसे शहर में क्या होता है, शहर में देखता कोई और है, यानी कि आपका चेकअप कोई और करेगा और दवाई कोई और देगा, लेकिन गाँव में क्या होता है ना, जो आपका चेक करेगा वही आपको दवाई भी दे देगा, उसी को कहते हैं हम लोग डिस्पेंसरी। और यहाँ पे इस गांव में एक डिस्पेंसरी भी है जो कि एक प्राइवेट आदमी के द्वारा ओन किया जाता है, यानी कि उसको एक प्राइवेट आदमी है, वो गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का बस यहाँ पे क्या है, एक हेल्थ सेंटर है। आगे, अब यहाँ तक जो आपने पढ़ा, यहाँ तक में आपने क्या सीखा, क्या आपने ऑब्जर्व किया विलेज पालमपुर के बारे में? देखिए, आपने ये ऑब्जर्व किया कि दी एबव डिस्क्रिप्शन shows that Palampur has well developed system of road, transport, electricity, irrigation, schools and health center। मतलब ये कि विलेज जो हमारा, जो पालमपुर है गांव, ये पालमपुर गांव ऐसा गांव है जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उसमें रोड बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बिजली हमेशा रहता है, इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे है, यानी कि खेतों में पानी सिंचाई करने का तरीका वहाँ पे बहुत अच्छा है। स्कूल है, वो भी दो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, और इसके साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है ना। मतलब कि गांव जो है ना पूरी तरीके से समृद्ध है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये पूरा का पूरा आपको एक आउटलुक दे दिया गया विलेज पालमपुर के बारे में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो पालमपुर का गांव किस प्रकार का है ये हम लोगों को मालूम चल गया। तो इस प्रकार का जो गांव आपने अभी पढ़ा, उस प्रकार का आप अपने माइंड में गांव इमेजिन कीजिए कि कैसा हो सकता है एक्चुअली में, है ना। हर चीज़ों से समृद्ध गांव है, किसी भी चीज़ का वहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो आपको ये गांव अपने माइंड में इमेजिन करना है और आगे जितने भी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे उसको उससे रिलेट करते चले जाना है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ समझ में आता जाए हमारा। चलिए, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। मेन टॉपिक हमारा आपके बुक के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम लोग 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और वो 4 क्या चीज़ है जो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो फिर जो हमारा विलेज पालमपुर है उसका सस्पेंस खत्म हो जाएगा, है ना, मज़ा नहीं आएगा फिर। तो हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के अंदर कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली बात तो ये बच्चों को समझ में नहीं आता सर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब समझिए। किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन का क्या एम होता है, क्या मकसद होता है। जैसे सपोज कीजिए फैक्ट्री में बिस्किट बन रहा है, हॉर्लिक्स बन रहा है, चॉकलेट बन रहा है, बॉर्नविटा बन रहा है, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, इसका मेन मकसद क्या है, मेन एम क्या है इसका। हाँ, हम लोग के पास पहुँचे, कस्टमर के पास पहुँचे, उसको वो खाए, है ना, उसका वो ज़रूरत पूरा हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे हो गया किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन का सबसे पहला एम, सबसे पहला मकसद ये होता है कि कस्टमर के ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए जो वो चाहता है ना। तो इसमें हमारे गुड्स भी आते हैं। गुड्स मतलब सामान जिसको कि हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और सर्विस का मतलब जिसको आप टच तो नहीं कर सकते लेकिन उसको आप फील कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने मार्केट से बिस्किट खरीद कर लेकर आया, तो वो आपका गुड है या सर्विस है? हाँ, बिस्कुट गुड है। क्यों? क्योंकि आप उसको टच कर पा रहे हो, है ना। तो वो जिसको आप टच कर सकते हो वो हमारा गुड कहलाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के टर्म में। और जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो वो हमारा सर्विस कहलाता है। जैसे टीचिंग, जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो क्या मेरे टीचिंग को आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो कि हाँ सर ये आप बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है। तो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका मकसद ये होता है कि कस्टमर तक उसको पहुंचा दिया जाए, जिसको उस चीज़ का ज़रूरत है उसका ज़रूरत पूरा हो जाए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एज फॉलोज। अब जब किसी भी चीज़ को आप प्रोड्यूस करते हैं ना, यानी कि जब भी किसी चीज़ का आप प्रोडक्शन करते हैं तो बेसिकली 4 चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ता है ना। वो 4 चीज़ क्या क्या है ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट क्या, देखिए, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। यानी कि आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो भाई हवा में तो नहीं करेंगे ना, उसके लिए आपको ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए। ज़मीन के साथ साथ आपको पानी भी चाहिए होगा, पानी के साथ साथ आपको जंगलों से कुछ सामान भी चाहिए होगा, लकड़ी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, चाहिए ही होगा।
उसके बाद फिर आपको मिनरल्स भी चाहिए होगा, यानी कि आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ों का जरूरत तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब कि सबसे पहला चीज़ किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है वो हमारा क्या है, लैंड है। ठीक है, और लैंड के अलावा भी हमारा वाटर हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड क्या देखते हैं, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू दी वर्क। भाई अब काम करेगा कौन, यानी कि आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसको कोई ना कोई तो आदमी बनाएगा ना। चलो देखो, आप कितना ही ज़्यादा मशीन क्यों ना लगा दो, लेकिन मशीन के बावजूद भी आपको वहाँ पे लेबर रखना ही पड़ता है ना। तो लेबर क्या करता है, बेसिकली आपके कामों को करता है। तो लेबर का भी होना बहुत ही ज़रूरी है जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। बिना लेबर के काम आप कर ही नहीं पाएंगे, अकेला आप काम कितना करिएगा, नहीं कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द टास्क। देखिए, अब कामों को करने के लिए ना दो प्रकार के लेबर का जरूरत पड़ता है। एक वो लेबर जो कि हाईली क्वालिफाइड होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसको हर एक चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है। और दूसरा वो जो कि केवल और केवल मैनुअल वर्क करता है, मतलब कि लोडिंग अनलोडिंग का, कंधे पर उठा के सामानों को यहाँ से उठा के वहाँ रख देना, ये काम करने के लिए लेबर अलग होते हैं। और जो केवल लिखा पढ़ी वाला काम करते हैं वो उसका काम अलग होता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई आदमी MBA किया है, बहुत हाई लेवल का पढ़ाई किया है, क्या वो कभी भी एक फैक्ट्री के अंदर लोडिंग अनलोडिंग का काम करेगा? कभी नहीं करना चाहेगा वो, भले उसको पैसा ही ज़्यादा क्यों ना मिले, लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट भी अपना एक चीज़ होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे बेसिकली लेबर हमारा दो प्रकार का हो सकता है। पहला तो वो जो कि हाईली एजुकेटेड होते हैं, उनका काम अलग होता है, और दूसरा वो जो कि एजुकेटेड तो नहीं है लेकिन उनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो ना रहे ना तो हमारा फैक्ट्री बंद हो जाए, क्योंकि भाई उठाने का सामान का काम कौन करेगा, वही तो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा क्या था, लेबर था। तीसरा क्या है देखते हैं, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। सर ये फिजिकल कैपिटल क्या है बताते हैं, देखिए ध्यान से पहले। दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब देखिए, फिजिकल कैपिटल का सिंपली मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, यानी कि इनपुट का, है ना। वो इनपुट क्या क्या है जरा देखते हैं ध्यान से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। यानी कि आपको दो अलग अलग प्रकार के इनपुट का जरूरत पड़ेगा, दो अलग अलग प्रकार के चीज़ों का जरूरत पड़ेगा जिसके थ्रू ही आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिसमें से हमारा पहला है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अब इनका मतलब समझिए कि फिक्स्ड कैपिटल में क्या आएंगे और वर्किंग कैपिटल में क्या आएंगे। देखिए, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। मतलब कि अच्छा एक बात बताइए, प्रोडक्शन करने के लिए क्या मशीन का हम लोग, यानी कि मशीन का खरीदना हम लोग बार बार खरीदते हैं क्या मशीन को? क्या टूल को बार बार खरीदते हैं? क्या बिल्डिंग बार बार बनाते हैं? नहीं। बेसिकली यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनका ज़रूरत हमको डेली तो पड़ता है, लेकिन इसको बनाना या खरीदना डेली नहीं पड़ता है। एक बार इसको आप मशीन खरीद लीजिए, सालों सालों भर चलाइए। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्यों कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल? क्योंकि ये लंबे समय तक टिकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फिक्स्ड कैपिटल का सिंपल सा मतलब हो गया प्रोडक्शन में उन चीज़ों का इस्तेमाल करना जो कि लंबे समय तक चलता है और जिसको डेली खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछे तो आप टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स ये सब दे सकते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल में हमारे क्या आते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में बेसिकली वो चीज़ आते हैं हमारे जिसका डेली इस्तेमाल हमको होना है, डेली इस्तेमाल होना। जैसे अब भाई आप कोई चीज़ बना रहे हो तो वैसी बात है आपको डेली रॉ मटेरियल चाहिए होगा। कोई चीज़ आप बना रहे हो तो वैसी बात है डेली आपको पैसा खर्च करके उसको खरीदना पड़ेगा, यानी कि रॉ मटेरियल आपको चाहिए तो रॉ मटेरियल तो फ्री में कोई देगा नहीं आपको, तो पैसा देना पड़ेगा। तो फिर वर्किंग कैपिटल में वो चीज़ हमारे आते हैं जो कि लगभग हमेशा वर्क करता रहता है, जिसका जरूरत हमको हर वक्त पड़ता रहता है ना। तो वो हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। तो ये तीसरा था हमारा, तो याद रखिएगा तीसरा में हमारा क्या था, फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल हमारे दो प्रकार के यहाँ पे, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग। दोनों में कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा है नॉलेज एंड एंटरप्राइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज एंड एंटरप्राइज आर नीडेड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। यानी कि अच्छा एक बात बताइए, आपके पास लैंड भी हो गया, आपके पास लेबर भी हो गया, आपके पास इनपुट भी हो गया, लेकिन यदि आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि इनका इस्तेमाल कैसे करें, आपके पास एंटरप्राइज ही नहीं है कि इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, किस जगह पे करेंगे। भाई काम आप करोगे तो कोई जगह तो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि बीच रोड पे काम करने लगेंगे,
ऐसा तो नहीं है ना। तो वही बात है कि आपके पास लैंड हो जाए, लेबर हो जाए, आपके पास इनपुट भी हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, जब तक आपके पास एंटरप्राइज नहीं है, एक जगह नहीं है, तब तक आप लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए चौथा हमारा क्या 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 है, ह्यूमन कैपिटल है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल का सिंपल मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल होना। और ह्यूमन कैपिटल का होने का मतलब यहाँ पे आदमी के पास नॉलेज होना, स्किल होना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हमारा था बेसिकली चौथा, ह्यूमन कैपिटल होना बहुत जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं। जैसे सबसे पहला हमारा लैंड, उसके बाद लेबर, उसके बाद फिजिकल कैपिटल और चौथा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इन चारों चीज़ों के वजह से ही हम लोग किसी भी प्रकार के चीज़ों का प्रोडक्शन कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, इन चारों चीज़ों को आप एक साथ कंबाइन कर दो, वही कहलाता है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे देखिए, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नॉन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन को करने के लिए ये 4 चीज़ तो आपको चाहिए ही होगा, है ना। और इन चारों चीज़ों को एक साथ हम लोग कह देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए यही 4 चीज़ हैं जो कि फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, यानी कि एक बहुत ही अहम हिस्से के तौर पे काम करते हैं। यदि आपके पास लैंड नहीं है, लेबर नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, सॉरी फिजिकल कैपिटल नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तो क्या आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं चारों चीज़ों को हम लोग एक साथ कह देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन में ये बहुत हद तक हमारा फ़ायदा करता है और हमको मदद भी करता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो बड़ा आसान टॉपिक था ये। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है फार्मिंग इन पालमपुर। यानी कि हमारा जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है किस गांव के बारे में, पालमपुर के बारे में। वहाँ पे देखेंगे कि आखिर फार्मिंग कैसे होता है, ठीक है। चलिए, देखा जाए क्या है यहाँ पे। फार्मिंग इन पालमपुर के अंदर आपको छोटे छोटे से टॉपिक मिलेंगे। जैसे सबसे पहला नंबर पे टॉपिक है लैंड इज फिक्स्ड, यानी कि पालमपुर में जो लैंड है वो क्या है, फिक्स्ड है। देखते हैं आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये हमने आपको सबसे पहले वाले क्लास में भी बताया था कि पालमपुर में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वहाँ का एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है। यानी कि वहाँ जो हमारा गांव है पालमपुर, उसके अधिकतर लोग, आधा से ज़्यादा लोग जो है ना फार्मिंग में ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। पालमपुर का 75% पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, केवल और केवल फार्मिंग पे, ठीक है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। और ये जो हमारे 70 और 5 75% जो लोग हैं, 75% जो लोग हैं, इसमें हमारे फार्मर भी हैं और फार्म में काम करने वाले लेबर भी आते हैं, ठीक है। तो फार्मर और फार्म लेबरर दोनों को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो 75% है बेसिकली ये। यानी कि 75% हमारे लोग पालमपुर के, हाँ, लगभग 300 के आसपास आदमी जो है पालमपुर में खेती से जुड़ा हुआ है। उनका जीवन यापन पूरा का पूरा खेती से चलता है, ठीक है, लगभग 300 के आसपास। आगे बढ़ते हैं फिर। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड, यानी कि पालमपुर में जहाँ पे आप कल्टीवेशन करते हैं, जहाँ पे खेती करते हैं, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। यानी कि वो उसको आप घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा भी नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल फिक्स है। आगे, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बिन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। यानी कि 1960 से लेकर आज तक पालमपुर में जरा सा भी खेती के लिए ज़मीन बढ़ाया नहीं गया है। सोचो, इसका मतलब यहाँ पे जो है ना पालमपुर में एक थोड़ा सा, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन तो बहुत है, 450 फैमिलीज का कम होना बहुत बड़ा बात होता है। 450 फैमिली मतलब क्या, 450 आदमी नहीं, उसके भी बच्चे होंगे, नाना होंगे, नानी, दादा दादी, परदादा, छरदादा, सब होंगे। हाँ, लगभग देखा जाए तो 1000 से तो प्लस ही होंगे, है ना। चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो पालमपुर में ज़मीन जो है बिल्कुल ही फिक्स्ड है। ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक हम लोग आज ही शुरू कर लेते हैं। इसका दूसरा टॉपिक है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यानी कि इस टॉपिक में ये कहा जा रहा है
क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसके थ्रू उसी ज़मीन पर ज़्यादा फसल उगाया जा सके? हाँ, तो उसके लिए जवाब है हाँ। हाँ, उपाय है, रास्ता है, लेकिन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपको यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मिलेगा, है ना, सब चीज़ मिलेगा। तो टॉपिक हमारा ये है। इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जवर एंड बाजरा। रेनी सीजन का मतलब खरीफ सीजन, ठीक है, आपने नाम सुना होगा खरीफ और रबी। तो रेनी सीजन के यानी कि बरसात के समय पे, जिसको हम लोग खरीफ सीजन भी कह देते हैं बेसिकली, वहाँ के फार्मर, पालमपुर के फार्मर क्या उगाते हैं? जवर और बाजरा उगाते हैं। कब? बरसात के समय में, ठीक है। आगे दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। और जवर और बाजरा जो वो लोग उगाते हैं, ये जो इसका खेती करते हैं, उसको बेसिकली जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। आगे ड्यूरिंग द विंटर सीजन मतलब कि रबी सीजन फार्मर्स ग्रो वीट। ठंडे के समय में वो लोग वीट उगाते हैं। पालमपुर के किसान ठंडे के समय में वीट उगाते हैं। आगे फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। अब ये लोग जो ठंडे में गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ का फसल जो ये लोग करते हैं, इस गेहूँ का अधिकतर हिस्सा ये लोग अपने लिए रख लेते हैं, फैमिली के कंजम्पशन के लिए। भाई अब फैमिली है तो ज़रूरत तो पड़ेगा अनाज का, आटा का ज़रूरत तो पड़ेगा, और वो आटा कहाँ से आएगा? गेहूँ से आएगा। तो ये लोग जो गेहूँ का फसल करते हैं, उस गेहूँ का अधिकतर हिस्सा ये लोग खुद रख लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, और जो लास्ट में आखिरकार बच गया, सरप्लस का मतलब जो बच गया उसको जाके मार्केट में बेच देते हैं। कहाँ के मार्केट में? रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। और याद कीजिए रायगंज क्या था? हाँ, 3 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा गांव था, ठीक है। तो वहाँ पे एक बड़ा मार्केट लगता होगा, तो वहाँ पे जाके ये लोग बेच देते हैं। ऑल्सो शुगर कैन इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और हर एक साल शुगर कैन का भी वहाँ पे खेती किया जाता है ना, यानी कि साल में एक बार शुगर कैन का भी खेती वहाँ पे हो जाता है। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शाहपुर क्या था? टाउन था, है ना, टाउन था, जो कि पालमपुर के थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो शाहपुर में जाके ये लोग शुगर कैन को क्या कर देते हैं? या तो पूरा का पूरा गन्ना ही बेच देते हैं, या फिर गन्ने से गुड़ बनाकर, जिसको मिठा भी हम लोग कहते हैं, जगरी मतलब मिठा, या फिर आप गुड़ कह सकते हैं। तो ये किसान लोग डायरेक्टली शुगर कैन ही बेच देते हैं, या फिर उसको गुड़ बना के मार्केट में जाके बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और किसको बेचते हैं? ट्रेडर को। जैसे मान लीजिए कि किसानों ने क्या किया, गन्ने का खेती किया, तो इन लोगों के पास 2 ऑप्शन है। ये चाहे तो डायरेक्टली गन्ने का पेड़ ही काट के बेच सकता है, या फिर गन्ने से अपने घर में ये लोग गुड़ बना के, चीनी बना के, इस प्रकार के चीज़ों को बना के शाहपुर में जो ट्रेडर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दुकानदार, उनको जाके ये लोग बेच देते थे। तो इनका प्रॉफिट मिल जाता था अपना, यानी कि इनका खर्चा जो है जीवन यापन इसका चल जाता था, ठीक है। आगे देन पर्सियन व्हील्स वेयर यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द व्हील्स एंड इरीगेट फील्ड्स। देखिए पहले पालमपुर में ना पर्सियन व्हील का इस्तेमाल किया जाता था। पर्सियन व्हील का मतलब आपने देखा होगा, हाँ, कुएं के ऊपर ना बेसिकली एक ये लगा दिया जाता है, रस्सी टाइप, उसी से पानी को खींचा जाता है, उसी को पर्सियन व्हील कहते हैं शायद, है ना। हाँ, शायद वैसा ही कुछ होता है, यानी कि अच्छा सिस्टम तो नहीं है बेसिकली। पर्सियन व्हील के बारे में आप क्या बता रहे थे? पानी एक ऐसे कलेक्टर गोल गोल घूमते रहता है। हाँ, गोल गोल वाला पानी को कलेक्ट करता है, फिर वो भारी होता है, फिर गिर जाता है। अच्छा, हाँ, वो जो अलग अलग बाल्टी लगा हुआ रहता है, हाँ, वही सिस्टम। तो वही सिस्टम जो है हमारा, यानी कि आप कुएं के ऊपर देखे होंगे कि बेसिकली एक बाल्टी जैसा सिस्टम लगा रहता है गोल, उसी को हम लोग पर्सियन व्हील कह सकते हैं। तो उसी तरीके से पहले कुएं से पानी निकाला जाता था। इसको आपने किसी न किसी मूवी में भी जरूर देखा होगा, है ना। तो उसके थ्रू पानी बाहर निकाल के और खेतों में पानी को डाला जाता था। लेकिन बट नाउ पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफिशिएंटली। लेकिन बताइए, पालमपुर में तो बिजली ऑलरेडी है ना, इरिगेशन का फैसिलिटी भी है। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे हम अपने यहाँ पे बोरिंग डलवा लें अपने खेतों में, ताकि क्या करेंगे, उसे ट्यूबवेल के थ्रू यानी कि पाइप के थ्रू पानी ज़मीन से बाहर निकालेंगे और खेतों में हम लोग आराम से सिंचाई कर लेंगे। जैसे देखिए पहले ना पर्सियन व्हील से जो पानी निकाल के खेत में डाला जाता था, उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब चूँकि भाई आपके पास जनरेटर आ गया है, बिजली ऑन करो, पूरे खेत में पानी डाल दो, कितने कम समय में हो जाता है। तो इन लोगों ने ये तरीका अपना लिया अपना। आगे द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। शुरुआती दौर में कुछ ट्यूबवेल जो है यानी कि कुछ बोरिंग वाला सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर दिया, ताकि
गांव के लोग उसका इस्तेमाल कर सके, अपने फसल को अच्छे तरीके से उपजा पाए। ठीक है, आगे सून फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप देयर प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और देखते ही देखते कुछ समय के बाद जो है ना प्राइवेट ट्यूबवेल भी लोग अपने अपने यहाँ पे इंस्टॉल करने लगे। ठीक है, फिट करने लगे। अच्छा, प्राइवेट क्यों करने लगे जब गवर्नमेंट वाला था ही तो? खुद के यूज के लिए। हाँ खुद, अच्छा देखो भाई, गवर्नमेंट कितना देगा आपको? गवर्नमेंट तो हर एक खेत के लिए नहीं दे सकता, और 450 फैमिली है, मतलब कि बहुत बड़ा ज़मीन है लोगों के पास। हाँ, एक टाइम पे कितना यूज़ कर पाएंगे आप? तो इसीलिए आदमी जो है ना अपना खुद का ट्यूबवेल इस्तेमाल करना वहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, और अभी भी आप गांव में जाते होंगे ना, जब आप गांव में जाएंगे तो आदमी अपना खुद का खेत में ट्यूबवेल लगा देता है, ताकि उनको किसी के आगे बोलना ना पड़े कि हाँ मेरे यहाँ पे पटवन कर दो कर दो कर दो, नहीं बोलना पड़े, है ना। इसीलिए आदमी अपना ट्यूबवेल लगा लेता है, सोचता है कौन उतना झंझट पालने जाएगा, इसलिए अपना खेत में ट्यूबवेल लगा लो, है ना। आगे अब जब आप एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको इसमें एक टर्म मिलेगा जिसका नाम है मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है, देखिए, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब कि मल्टीपल क्रॉप, देखो नाम से मालूम चल रहा है ना, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा। तो जब एक ही ज़मीन पर आप एक से ज़्यादा प्रकार के अनाज को उपजा देते हैं, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, उस 10 बीघा ज़मीन में आप क्या करेंगे, 2 बीघा गेहूँ लगा दिया, 2 बीघा चावल, 2 बीघा गन्ना यानी कि शुगर कैन, 2 बीघा चना का दाल, 2 बीघा मूंग का दाल, है ना, 2 बीघा मसूर का दाल। इस प्रकार के चीज़ों को यदि आप कर देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ही ज़मीन पर आप अलग अलग प्रकार के खेती को कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। आगे, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। अच्छा, ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली आपके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 बीघा ज़मीन था, आपको मन कर रहा है कि हम 5 चीज़ों का खेती करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात आप कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास ज़मीन भी है, ज़मीन के साथ साथ आपके पास सिस्टम भी है ना, आपको हर चीज़ यह है, आपके पास पानी का सिस्टम है, बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ों का आपके यहाँ पे सिस्टम है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड आपको मिलेगा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, इसके बारे में देखिए। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स लाइक HYB वैरायटीज, सॉरी हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी कि HYB सीड्स हम लोग कह देते हैं उसको, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल इरिगेशन सिस्टम, ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स इज नॉन एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। यानी कि खेती करने के लिए यदि आप मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बेसिकली क्या आएंगे, हमारे HYB सीड आ जाएंगे, है ना, फर्टिलाइजर आ जाएंगे, फिर से पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल के थ्रू पानी का पटवन करना, उसके बाद फिर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ये सब चीज़ों का यदि हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये सब क्या है, मॉडर्न चीज़ें हैं। तो इस सब का इस्तेमाल करने के वजह से ही हम लोग इसको कह देते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। बेसिकली मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आगे इन 1960s the green revolution introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties यानी कि HYB सीड्स। अब देखिए 1960 जहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में ना एस लगा हुआ है, इसका मतलब 1960 से लेकर 1970 के बीच में, 1960 से लेकर 70 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, इसमें क्या हुआ ना, इसमें बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग वैरायटी के सीड्स लॉन्च किए गए, वीट के, उसके बाद फिर राइस के, पल्सेस के, मेज के, अलग अलग प्रकार के वीट को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली उसके क्रॉप को, उसके बीज को इंट्रोड्यूस किया गया। इसको आप ऐसे समझिए, 1960s में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उस प्रोग्राम का नाम उन्होंने रख दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रकार के सीड्स का उन्होंने इन्वेंशन किया। जैसे अब जो है ना, पहले जो लोग करते थे खेती, उसमें वो थोड़ा सा उन्होंने बदलाव कर दिया। बदलाव क्या किया कि भाई आप जो पहले बीज इस्तेमाल करते थे उस बीज का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, बल्कि उससे और बढ़िया बीज का आप इस्तेमाल करेंगे। और इसी बीज का नाम क्या रख दिया इन्होंने, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि HYB सीड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखो, कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYB सीड्स प्रोमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट।
ये जो HYB सीड्स थे ये ट्रेडिशनल सीड्स से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ट्रेडिशनल सीड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जो पहले बीज का वो लोग इस्तेमाल करते थे पहले 1960 के पहले। लेकिन HYB सीड्स जब आया ना, यानी कि गवर्नमेंट ने जब HYB सीड्स लॉन्च किया तो ये HYB सीड करता क्या था, एक सिंगल प्लांट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता था। जैसे इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं हम। आज के समय में आप देखते होंगे कि एक भुट्टा का पेड़ होता है, यानी कि मक्का का पेड़, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेज कहते हैं, उसको उसमें आप देखते होंगे कि 3-4 भुट्टा हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ HYB सीड्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक ही ज़मीन पे आप 3-4 भुट्टे का, यानी कि एक ही पेड़ में 3-4 भुट्टा आप उपजा पा रहे हैं। ये हो रहा है हमारा HYB सीड्स के वजह से। तो HYB सीड्स आने की वजह से जो है ना, कम ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाने लगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल आगे बढ़ते हैं फिर। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स। और ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से क्या हो गया, उसी ज़मीन पर कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होने लगा, यानी कि ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन होने लगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे उसके बाद HYB सीड्स नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन HYB सीड्स को ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। इसको यदि आप पानी वो पर्सियन व्हील से देना चाहेंगे ना, आप पानी दे तो देंगे लेकिन अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि HYB सीड्स को पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, पहला बात। और दूसरा बात, इसको केमिकल फर्टिलाइज़र भी चाहिए, यानी कि इसको केमिकल भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए, तभी जाकर ये एक अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएगा, अच्छा प्रोडक्शन आपको दे पाएगा। यदि आप चाहेंगे कि हम अपने खेत में HYB सीड्स लगा दें, उसमें पेस्टिसाइड भी ना दें, केमिकल भी ना दें, अच्छा पानी भी ना दें, तो वो फसल आपका बेकार हो जाएगा। तो यदि आप HYB सीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको केमिकल भी देना है ना, पेस्टिसाइड भी देना है, पानी तो हमेशा देता रहे, पानी यानी कि उसको पानी का कमी होने ही नहीं देना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आगे, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। यानी कि इंडिया में 3 स्टेट हैं, सबसे पहला पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वेस्ट वाला हिस्सा जो कि दिल्ली तरफ पड़ता है ना, नोएडा की तरफ। वे कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का सबसे पहले इस्तेमाल किया। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का सबसे पहले इस्तेमाल किया, इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि ट्रैक्टर का, थ्रेसर का, है ना, HYB सीड्स का, फर्टिलाइजर का, केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का, इन सब का इस्तेमाल इन 3 स्टेट ने सबसे पहले किया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया। आगे 3 पॉइंट और लिखा हुआ है। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। देखिए, पालमपुर में जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के थ्रू, यानी कि ट्रेडिशनल सीड के थ्रू जो प्रोडक्शन किया जाता था, पुराने बीज के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता था, उस समय पे पालमपुर में 1 हेक्टेयर में मात्र 1300 kg ही अनाज ये लोग उपजा पाते थे। ठीक है, लेकिन बट विद द यूज ऑफ HYB सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। लेकिन अब ये लोग क्या सीख रहे हैं, धीरे धीरे HYB सीड्स का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग अब क्या कर पा रहे हैं, 1 हेक्टेयर में 3200 kg का प्रोडक्शन कर पा रहा है। यानी कि डायरेक्टली देखा जाए तो 3 गुना ज़्यादा, डायरेक्टली 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे अब ये प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बात था। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। नाउ फार्मर्स हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वेट टू सेल इन द मार्केट्स। अब जरा बताइए, 1 हेक्टेयर में 3200 kg ये लोग अनाज का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि किसान अपने खाने के लिए तो जो घर में रखेगा वो अपना रख लेगा, और इसके साथ ही उसके पास बच जाएगा बहुत ज़्यादा। जो बच गया उसको जाके मार्केट में बेचेगा, प्रॉफिट कमा लेगा, अपना पैसा हो जाएगा, है ना। यानी कि काम का काम भी निकल गया और पैसा का पैसा भी आ गया। और ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत ही HYB सीड्स को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे विल द लैंड सस्टेन। ठीक है, कुछ और भी टॉपिक हमारे पास हैं, उसको हम लोग शुरू करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।